हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल उत्पादक कारक, और अम्ल उत्पादक जो कारक थे उनको हमने 3 बिंदुओं में समझाया था। पहला जो था वो था कार्बनिक अम्लों का निर्माण, दूसरा था अकार्बनिक अम्लों का निर्माण, और तीसरा जो था ना वो था भस्म आयनों की कमी निक्षालन के कारण। ठीक है ना। आज का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा भस्म उत्पादक कारक। पहले क्या था, अम्ल उत्पादक कारक, और दूसरा जो आज का रहेगा वो रहेगा भस्म उत्पादक कारक। तो हेडिंग डाल लो नंबर 2, भस्म उत्पादक कारक। वो कारक जो मृदा को क्या कर रहे हैं, क्षारीय बना रहे हैं, जिसके द्वारा मृदा की पीएच बढ़ रही है। भस्म उत्पादक कारक, भस्म उत्पादक कारक। ठीक है ना। वो फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं, बेस को, पहले अपने क्या पढ़ा था, एसिड को बढ़ाने वाले, अब बेस को बढ़ाने वाले। ठीक है ना। तो देखो, भस्म उत्पादक कारकों में वो सारे कारण आते हैं जिनके द्वारा क्षारीयता बढ़ती है या जिनके द्वारा अम्लता घटती है। अब देखो, अगर अपने पास किसी भी कारण से मृदा में Ca+2, Mg+2, K+ या Na+ इनका निक्षेपण बढ़ता है, किसी भी कारण से इनकी सांद्रता यदि मृदा विलयन में बढ़ रही है या मृदा में बढ़ रही है, तो वो हमेशा पीएच को बढ़ाएंगे, और ये सारे कारक कहलाएंगे भस्म उत्पादक कारक। अब देखो, इनमें से थोड़ा सा मोटा मोटी मैं समझा देता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है अपक्षय। आपने सुना होगा, चट्टानें जो होती है ना उनका क्षय होता रहता है, इसको अक्षय बोलते हैं। तो चट्टानें वगैरह जो है उनका जैसे जैसे क्षरण होगा, क्षरण होने से उनमें जो खनिज है और खनिजों में जो आयन है वो क्या होते रहेंगे, मिट्टी में आएंगे, और मिट्टी में आएंगे तो इन आयनों की मात्रा बढ़ती जाएगी, और आपकी मृदा की पीएच भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी अपक्षय या चट्टानों के क्षरण के कारण हमेशा क्या होता है, धनायनों की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है कुछ चीजें जैसे जिप्सम वगैरह का छिड़काव किया जाता है। जहाँ ज्यादा सिंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ की मृदाएं अम्लीय हो जाती है, तो वहाँ क्या करते हैं, क्षारीय कणों की मात्रा बढ़ाने के लिए जिप्सम वगैरह का छिड़काव किया जाता है, क्षारीय पदार्थों का, और इनका छिड़काव करने से भी कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि सूखा पड़ा, काफी देर तक सूखा पड़ा, सिंचाई नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में निक्षालन में कमी आती है, और निक्षालन में कमी आती है तो ऊपर की जो लेयर है ना, वहाँ आप देखना क्षारीय लवणों की या भस्म आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी, और इससे भी पीएच क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इनके अलावा जो सिंचाई जल काम में ले रहे हैं, वो सिंचाई जल भी मृदा के क्षारीय करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि सिंचाई जल, यदि आप सिंचाई जल मृदा का यानी मिट्टी से खोद के पानी निकाल रहे हैं, जमीन से जो जल आ रहा है उसको काम में ले रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा लवणीय होता है, उसमें खूब सारे लवण प्रेजेंट होते हैं, और ये मुख्य रूप से इन्हीं आयनों को मुक्त करते हैं, और इन आयनों के मुक्त करने के कारण वो भी मृदा की क्षारीयता को क्या बढ़ा देते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो अम्ल उत्पादक कारकों में अपन ने 3 बिंदुओं को पढ़ा था, और भस्म उत्पादक कारकों में 4 बिंदु पढ़े जाते हैं। पहला चट्टानों का अपक्षय, पहला क्या है, चट्टानों का अपक्षय। दूसरा जो है उस कैटेगरी में आता है जो आप ये निक्षालन वगैरह कर रहे हो उसमें कमी आना, शुष्क क्षेत्र में निक्षालन में क्या आना, कमी आना। तीसरी कैटेगरी में क्या आता है, इस प्रकार का सिंचाई जल काम में लेना, इस प्रकार का सिंचाई जल काम में लेना जो लवणीय प्रकार का हो। और चौथा जो इस कैटेगरी में आता है वो आता है ऐसे पदार्थों का छिड़काव जो मृदा को क्या बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं या अम्लता में क्या करते हैं, कमी करते हैं। ठीक है ना। तो वो इसमें पड़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो भस्म उत्पादक कारक। भस्म उत्पादक कारक लिखिए, वे सभी कारक जिनके प्रभाव से, वे सभी कारक जिनके प्रभाव से, वे सभी कारक जिनके प्रभाव से मृदा विलयन में या मृदा में, वे सभी कारक जिनके प्रभाव से मृदा में कैल्शियम, मैग्नीशियम,
वे सभी कारक जिनके प्रभाव से मृदा विलयन में या मृदा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम आयनों की सांद्रता बढ़ती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम आयनों की सांद्रता बढ़ती है। सोडियम आयनों की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात मृदा की पीएच बढ़ जाती है। अर्थात मृदा की पीएच बढ़ जाती है। मृदा की पीएच बढ़ जाती है। भस्म उत्पादक कारक कहलाते हैं। मृदा की पीएच बढ़ जाती है, भस्म उत्पादक कारक कहलाते हैं। भस्म उत्पादक कारक कहलाते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। नंबर 1, इनके हेडिंग मिलेगी तो हेडिंग लगा देंगे, वरना बिना हेडिंग भी काम चलाएंगे। नंबर 1, अपक्ष। अपक्ष, अपक्ष लिखिए। चट्टानों में धीरे धीरे होने वाली क्षरण प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। लिख लो। चट्टानों में धीरे धीरे होने वाली क्षरण प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। अपक्षय कहलाती है। धीरे धीरे होने वाली क्षरण प्रक्रिया जिससे खनिजों में उपस्थित धनायन भस्म आयन मुक्त होकर मृदा में चले जाते हैं। मुक्त होकर मृदा में चले जाते हैं तथा मृदा कोलोइड पर अधिशोषित होकर विनिमयशील धनायन की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है। अर्थात पीएच बढ़ जाती है। जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है, अर्थात पीएच बढ़ जाती है। जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है अर्थात पीएच बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो यह भस्म उत्पादन बनाया है। भस्म उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी भस्म उत्पादन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, सबसे ज्यादा इसी से होता है। यह भस्म उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको उतार लो फटाफट।
यह भस्म उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी चट्टानों का जो अपक्षय होता है, तो खनिजों में जो आयन मुक्त होते हैं, वो आयन क्या करते हैं, मृदा कोलोइड पर अधिशोषित हो जाते हैं और विनिमयशील धनायन की तरह व्यवहार करते हैं। तो इससे भी क्या हो जाती है, भस्म या क्षारीयता बढ़ जाती है। हो गया। अब दूसरा कार्ड देखो, ये तो हो गया पहला। नंबर में भाषणिक पदार्थों का छिड़काव, भाषणिक पदार्थों का छिड़काव ये उन जगह, उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा किया जाता है जहाँ सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पंजाब क्षेत्र है, तो यहाँ से जितना भी जिप्सम चूना निकलता है वो सारा छिड़काव के लिए वहाँ जाता है। ये होता है कि क्षारीय, ज़्यादा सिंचाई के कारण मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय, तो इसके छिड़काव करने से पीएच बढ़ती है। ठीक है ना, ये उतना ही किया जाता है जितनी पीएच को उपयुक्त करने के काम में आता है। ये विशेष रूप से पीएच को कम से बराबर करने का काम करता है, ये ज़्यादा बढ़ाने का काम नहीं करता, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है मुख्य रूप से। ठीक है ना, तो भाषणिक पदार्थों का छिड़काव, तो जैसे चूना है, जिप्सम है, इन पदार्थों का छिड़काव किया जाता है जिससे इनमें भाषमिक पदार्थ होता है कैल्शियम, तो इसकी मात्रा बढ़ने पर क्या हो जाती है, क्षारीयता या भाषमिक गुण क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और ये बढ़ने के कारण भस्म आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है और पीएच का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें लिख लूं, कुछ भस्म आधिक्य पदार्थ जैसे चूना, जिप्सम इत्यादि का छिड़काव करने पर भी मृदा की पीएच का मान बढ़ जाता है। इनका छिड़काव करने पर कैल्शियम आयनों की सांद्रता बढ़ती है। इनका मुख्यतया उपयोग अम्लीय मृदा के सुधार में किया जाता है। इनका मुख्यतः उपयोग अम्लीय मृदा के सुधार में किया जाता है। ठीक है ना, ये जो प्रक्रिया है वास्तव में पीएच बढ़ाने का काम वैसे नहीं कर रही, ये मृदा को क्षारीय बनाने का काम नहीं कर रही है, ये अम्लीय मृदा के सुधार का काम कर रही है। ये हो गया भाषमिक पदार्थों का छिड़काव। ठीक है ना, एक और समझा देता हूँ, उसके बाद दोनों साथ में उतार लेना। तीसरा जो प्रकार है ये है सिंचाई जल की प्रकृति। सिंचाई जल की प्रकृति, अब सिंचाई जल यदि ट्यूबवेल का पानी है, जमीन का पानी है, तो वो लवणीय होगा। कुछ ज़्यादा लवणीय होते हैं, कुछ कम लवणीय होते हैं। ये लवण जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट कहाँ से ले जाते हैं, मृदा के ऊपरी स्तर में रहेंगे, और ये लवण जो होते हैं उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो भस्म आयन ही होते हैं, क्योंकि या तो कैल्शियम मिलेगा या मैग्नीशियम या सोडियम या पोटेशियम। अब कैल्शियम मिलता है वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सोडियम आ जाता है तो वो मृदा को क्या करता है, खराब करता है। और अधिकांश जो ग्राउंड वाटर होता है वो सिंचाई के काम में नहीं आता, उसका कारण यही होता है, उसमें सोडियम ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो देखो सिंचाई जल की प्रकृति। ठीक है, अब इसमें देखो, यदि सिंचाई जल
अधिक लवणीय प्रकार का हो तो उसमें भस्म आयन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जो धीरे धीरे मृदा की लवणता व क्षारीयता दोनों ही बढ़ा देते हैं। ये ध्यान रखना, क्षारीयता के लिए नहीं बढ़ेगी, यहाँ लवणता भी बढ़ेगी, तो मृदा की लवणता व क्षारीयता दोनों ही बढ़ा देते हैं, जिससे मृदा अनउपजाऊ व बंजर हो जाती है। ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं ना कि ट्यूबवेल निकाली, खारा पानी निकला, तो खारा पानी निकला तो काम में नहीं लिया। अपने लिए तो मीठे खारे का मतलब है, जमीन के लिए क्या मतलब है। लेकिन अगर आपको पता हो कि यदि खारा पानी है तो वो लवणीय जल है, और लवणीय जल में लवण ज़्यादा है, तो जिससे क्या होगी, मृदा की क्षारीयता और लवणता दोनों बढ़ जाएगी। इस स्थिति में वो अनउपजाऊ हो जाएगी। अब अनउपजाऊ या बंजर हो जाती है, तो हम नहीं चाहते कि जमीन बंजर हो, इसीलिए सिंचाई जल मीठा पानी ही ज़्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है ना, ये दोनों कारण। अब एक बिंदु और बच गया, निक्षालन वाला। फटाफट बता रही, पहला जो था वो था चट्टानों का अपक्षय, दूसरा था भास्मिक पदार्थों का छिड़काव, और तीसरा है सिंचाई जल की प्रकृति। इसको उतार लीजिए, फिर चौथा और लास्ट पॉइंट करवा देता हूँ। हो गया, ठीक है। अब देखो नंबर 4, भस्म उत्पादक कारकों में चौथा, शुष्क प्रदेश या कम सिंचाई क्षेत्र, शुष्क प्रदेश या कम सिंचाई क्षेत्र, ठीक है ना। अब देखो जो क्षेत्र शुष्क है, बारिश कम होती है या सिंचाई नहीं होती है, वहाँ निक्षालन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। जिससे मृदा में उपस्थित भस्म आयन, जिससे मृदा में उपस्थित भस्म आयन उसकी ऊपरी परत में ही उपस्थित रहते हैं तथा मृदा की क्षारीयता या पीएच का मान बढ़ा देते हैं।
बढ़ा देते हैं। अब देखो अगर ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा संपन्न हो ना, तब ऐसी स्थिति आती है कि वैसे तो ऊपरी परत में रहते हैं, लेकिन यदि बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बहुत ज्यादा ये हो जाता है, लवण बहुत ऊपर आ जाते हैं, तो एकदम ऊपरी परत पे आ जाते हैं और एकदम ऊपर परत पे आकर सफेद सफेद सा निकल जाता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि ये कलर जमीन है या ये लवणीय जमीन है, ऊपर एक सफेद सफेद पट्टी सी बन जाती है। ये कई बार ज्यादा पानी भरे हुए हो जाता है। अगर आपने पानी ज्यादा भर दिया तो वहाँ निक्षालन ज्यादा संपन्न होगा। जैसे पानी सूखेगा ये लवण वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो ऊपर एक पपड़ी का निर्माण कर लेंगे। मतलब आपने कई बार देखा होगा गिरानी वगैरह या जोड़ा वगैरह जो होता है उसमें अगर पानी हट जाए, सूख जाए, तो वहाँ पपड़ियाँ सी हो जाती है ऊपर। वो जो पपड़ियाँ उठती है ना, वो इन लवणों की होती है। कई बार वो लवण क्या हो जाते हैं, एकदम ऊपर आ जाता है सारे के सारे, और ऊपर आके पपड़ियों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका निर्माण हो जाता है। ये शुष्क प्रदेश या कम सिंचाई क्षेत्र का है ये उदाहरण। इस प्रकार से ये 4 कारक हैं जिनके द्वारा मृदा की पीएच क्या होती है, बढ़ती है। और 3 कारक पहले पड़े थे जो मृदा की पीएच को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण ये बात ध्यान रखना, मृदा का अम्लीय होना इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना ज्यादा क्षारीय होना है। बस सामान्य पीएच की मृदा उपजाऊ होती है। अगर मृदा लवणीय हो चुकी है उस स्थिति में वो बंजर की श्रेणी में आ जाती है। अम्लीय मृदाओं में फिर भी सुधार किया जा सकता है, क्षारीय मृदाओं में सुधार करना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि 3 कारकों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अम्ल उत्पादक कारकों को बढ़ा रहे हैं। पहला जो हो गया वो है कार्बनिक अम्ल, दूसरा हो गया कार्बनिक अम्ल, और तीसरा जो हो गया ना वो हो गया निक्षालन। और ऐसे 4 कारक हैं जिससे भस्म उत्पादक कारक बढ़ रहे हैं। पहला जो हो गया वो हो गया अपक्ष चट्टानों का अपक्ष। दूसरा जो हो गया उसमें अपन ने क्या बढ़ा था, कुछ ऐसे पदार्थों का छिड़काव जिससे भस्म आयन मुक्त होते हैं। तीसरा जो हो गया उसके अंतर्गत अपन उन पदार्थों को रखा जाता है जैसे सिंचाई जल हो गया, लवणीय जल का उपयोग, और चौथे में आ गया शुष्क प्रदेश या कम सिंचाई क्षेत्र। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, यानी पीएच किन किन कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। ध्यान रखना, जिन कारकों ने पीएच को बनाया है वो प्रभावित करने में भी जरूर आएंगे। तो हमने जो यहाँ पढ़े 4-5 कारक और पीछे वाले 3 कारक, वो सब के सब आगे भी बार बार आएंगे, पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों में भी आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल की क्लास में देखा जाएगा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। ओके बाय।